नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आप सब लोगों से बात करने वाले हैं केदारनाथ ट्रैक पर जाने से पहले इन 10 बातों का अवश्य रूप से ध्यान रखें। यदि आप लोग भी केदारनाथ ट्रैक पर जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं या आपको कोई भी इंटरेस्ट है, जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। तो हर वर्ष केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर लाखों की संख्या में भक्तगण पहुँचते हैं और बाबा केदार के दर्शन करते हैं। इसके लिए केदारनाथ के पास स्थित गौरीकुंड पहुंचना होता है और वहां से आगे का 16 किलोमीटर का केदारनाथ का ट्रैक पैदल या घोड़े या पालकी की सहायता से पार करना होता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके बाद भक्तगण मुख्य केदारनाथ मंदिर तक पहुंचते हैं और केदार बाबा के दर्शन करते हैं। किंतु आपको केदारनाथ यात्रा पर जाने से पहले और केदारनाथ का ट्रैक करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। केदारनाथ यात्रा में इन बातों का रखें विशेष ध्यान। तो सबसे पहला ध्यान आपको रखने वाली बात जो है, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि आप केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण अवश्य करवा लें। इसके बाद यानी कि इसके बिना आप केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन भी केदारनाथ यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके लिए आपको उत्तराखंड सरकार की चारधाम यात्रा की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां से केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा मैं गूगल प्ले स्टोर पर भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा उपलब्ध चारधाम यात्रा की आधिकारिक ऐप डाउनलोड कर उस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे तथ्य के बारे में, यानी दूसरी बात को जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार में रजिस्टर करने की सुविधा मिल जाएगी। बहुत से यात्री गौरीकुंड पहुंचकर वहां से केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यहाँ हम आप लोगों को सलाह देंगे कि आप पहले ही केदारनाथ जाने का पंजीकरण करवा लें, क्योंकि गौरीकुंड पर केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की बहुत भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में आपको देरी हो सकती है, जिस कारण आप केदारनाथ का ट्रैक भी देरी से शुरू कर पाएंगे और मंदिर तक पहुँचने में भी बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए तीसरी बात को जो विशेष ध्यान रखने वाली है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे आप जून के महीने में केदारनाथ जाएं या अक्टूबर के महीने में, यहाँ पर हर समय ठंड का मौसम रहता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि केदारनाथ समुद्र स्थल से इतना ज़्यादा ऊंचाई पर है और पहाड़ों के बीच में स्थित है, यहाँ भीषण ठंड देखने को मिलती है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में हल्की ठंड व सर्दियों के मौसम भीषण ठंड देखने को मिलती है। इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि दीपावली के बाद से केदारनाथ धाम के कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ हो रही भीषण बर्फबारी के कारण यहाँ तक पहुँचना नहीं जा सकता। इसलिए आप जिस भी मौसम में केदारनाथ की यात्रा पर जाएं, अपने साथ गर्म कपड़े हमेशा रखें। यदि आप सितंबर अक्टूबर के महीने में केदारनाथ जाने का सोच रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़्यादा रखें। साथ ही मौजों की 2 जूड़ियाँ अपने साथ रखें, क्योंकि ट्रैक करते समय पैर बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाएंगे। चलिए बात करते हैं चौथे तथ्य के बारे में। यदि आप पैदल या केदारनाथ का ट्रैक पर पाने में अक्षम हैं, मतलब कर पाने में अक्षम हैं, तो आपके लिए वहाँ पालकी, घोड़े, खच्चर, पिट्ठू इत्यादि की मतलब सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए। इन सभी के दाम यात्री के वजन के अनुसार अलग अलग होते हैं, तो अपना वजन अपने हिसाब से कम करके जाना। इनके दाम उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। पालकी के दाम घोड़े व खच्चर के दामों से अधिक हैं, इसलिए यदि आप पालकी से केदारनाथ पहुंचने की इच्छा रखते हैं तो आपका ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा आपको। तो चलिए बात करते हैं 5वें बात पर, जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के अनुसार पूरे ट्रैक में खाना, पानी, विश्राम गृह, मेडिकल, ऑक्सीजन, शौचालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। आपको केदारनाथ के ट्रैक में कई खाने पीने की चीज़ें और दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ से आपको चाय नाश्ता के साथ साथ दोपहर का खाना इत्यादि की सुविधा भी मिल जाएगी, इसलिए आपको अपने साथ खाना ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही जिन यात्रियों को सांस लेने में समस्या है या बीच रास्ते में तबीयत ढीली पड़ जाती है, वहाँ मेडिकल की सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी। कई यात्रियों को इतनी ऊंचाई पर एल्टीट्यूड सिकनेस की समस्या होती है और कईयों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में आप यहाँ स्थित मेडिकल केंद्र से अपना उपचार करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं छठी पॉइंट की। जब आप केदारनाथ की यात्रा के लिए आते हैं तो आपको स्थानीय बस, टैक्सी या कार के द्वारा सोनप्रयाग तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड पड़ता है। जहाँ के लिए स्थानीय जीप चलती है, जो आपको 20 से 30 रुपये में वहाँ तक पहुँचा देगी।
सोनप्रयाग से भी आपको घोड़े, खच्चर और इत्यादि की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन आप इन्हें यहाँ से लेने की गलती ना करें, क्योंकि इससे एक तो आपका किराया ज़्यादा लगेगा और ऊपर से समय ज़्यादा लगेगा, वो अलग। आप गौरीकुंड पहुँचकर ही पालकिया, घोड़ा इत्यादि लें। चलिए बात करते हैं 7वें पॉइंट। केदारनाथ का ट्रैक शुरू करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे सुबह जल्दी शुरू करें, ताकि दिन छिपने से पहले पहले आप मंदिर तक पहुंच जाएं। इसके लिए आप सुबह 6 से 7 बजे के बीच यात्रा शुरू करेंगे तो सही रहेगा। कुछ भक्तगण सुबह 4 बजे केदारनाथ के ट्रैक पर निकल पड़ते हैं, ताकि वे उसी दिन वहां से वापस आ सकें। आप सुबह 6 से 7 बजे ही यदि केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे तो दोपहर को लगभग 2 से 3 बजे के आसपास मुख्य मंदिर तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद मंदिर के दर्शन करें और कुछ समय वहाँ बैठें। आप चाहे तो उसी दिन वहाँ से वापस लौट सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चढ़ाई के बाद वापस नीचे लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हो सके तो वहीं विश्राम करें। बात करते हैं 8वें पॉइंट की। केदारनाथ में रुकने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा कैंपस, धर्मशाला, होटल इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा आपको गौरीकुंड केदारनाथ के मार्ग में लिंचौली या केदारनाथ मंदिर के पास केदारनाथ बेस कैंप में मिल जाएगी। सामान्यतः लोग केदारनाथ के मंदिर के दर्शन कर केदारनाथ बेस कैंप में गढ़वाल मंडल के द्वारा उपलब्ध कमरों में रुकते हैं, इसलिए आप भी उस दिन वहीं विश्राम करें और आसपास की सुंदरता का आनंद लें। अगले दिन सुबह 10-11 बजे के पास केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए निकल जाएं। उतरते समय आपको इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप लगभग 3 से 4 घंटे में ही नीचे पहुंच जाएंगे। बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में। यहाँ पर किसी भी समस्या बारिश हो सकती है, तो इसलिए आपको अपने साथ रेनकोट अवश्य रखें, क्योंकि इसकी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है आप लोगों को। इसके अलावा ट्रैकिंग वाले जूते, एक छड़ी, सामान को ढकने के लिए एक प्लास्टिक इत्यादि आवश्यक सामान अपने साथ जरूर रखें। केदारनाथ के ट्रैक में कहीं कहीं सीधी चढ़ाई आती है तो कहीं कहीं ढलान भी आती है, ऐसे में अपने साथ छड़ी अवश्य रखें। केदारनाथ का ट्रैक शुरू करने से पहले आपको आसानी से 20 से 30 रुपए में एक छड़ी मिल जाएगी, इसलिए इसे लेना ना भूलें, क्योंकि पूरे ट्रैक में यह आपकी बहुत सहायता करेगी। चलिए बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में। रात में या दिन छिपने के बाद केदारनाथ का ट्रैक भूलकर भी ना करें, क्योंकि यह क्षेत्र केदारनाथ वन्य जीवन अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। सुबह से यानी सुबह के समय सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और आपके साथ हजारों यात्री ट्रैक कर रहे होते हैं, जबकि रात के समय या दिन छिपने के बाद ऐसा नहीं होता। साथ ही इस क्षेत्र में कई भालू भी देखने को मिलते हैं, इसलिए रात के समय केदारनाथ का ट्रैक करना जोखिम भरा हो सकता है। आपको कार्यक्रम ऐसा बनाएं कि आप दिन छिपने से पहले पहले ही केदारनाथ या गौरीकुंड तक पहुंच जाएं। यदि आप बीच में फंस भी जाते हैं तो बीच में जंगल, चट्टी, भीमबली, लिंचौली इत्यादि कई जगह रुकने की व्यवस्था उपलब्ध है। इन सभी बातों के अलावा केदारनाथ यात्रा का जाने से पहले आपको अपना मेडिकल अवश्य करवा लें। यदि आपको उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, सांस या हृदय से संबंधित समस्या है तो केदारनाथ यात्रा ना करें। साथ ही केदारनाथ का ट्रैक शुरू करने से पहले सरकार के द्वारा सभी का मेडिकल चेकअप भी अवश्य रूप से किया जाता है। आखिरी बात, केदारनाथ के ट्रैक में अपने साथ सरकारी पहचान पत्र, पंजीकृत कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य साथ में ले रखें, क्योंकि किसी भी समय आपसे यह मांगा जा सकता है। सरकारी पहचान पत्र में अपने साथ आधार कार्ड अवश्य लेकर जाएं। चलिए, आज के लिए ये आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।